दो तरह का कंट्रोल होता है, एक होता है सेंट्रल कंट्रोल, एक होता है लोकल कंट्रोल। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर इसके सेंट्रल में कहीं होगा, जैसे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई जहाँ से ये बात उत्पन्न होनी है कि भाई पेन को पकड़ना है, वहाँ अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका हाथ बिल्कुल अच्छा है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। आप चाहते हो, आपको दूसरा आदमी कह रहा है कि पेन पकड़ो, लेकिन पेन पकड़ो कहाँ से, वहाँ से आपका स्टिमुलेशन ही नहीं आ रहा, कोई इसको कमांड ही नहीं दे रहा। कमांड नहीं दे रहा तो मसल्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आप नहीं पकड़ सकते। इस तरह की प्रॉब्लम में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें न्यूरो सर्जरी काम आती है। इस तरह की प्रॉब्लम में अगर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं आती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। जो कि आप साइकिल चला रहे हो, अगर प्रॉब्लम होनी हो तो साइकिल पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप हवाई जहाज चलाओगे तो भी नहीं होगी। अच्छा काम कौन सा होता है? आदमी आके कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तो मेरी तो थकान पूरी हो जाती है। उसका एक वर्ड मैं ठीक हूँ ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। एक जुनून है जो कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसको ही स्वस्थ रहते हुए आगे तक करते रहे हैं। जितना मैक्सिमम लोगों की मदद हो सकती है अपने आप से वो कर रहे हैं और करते रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ हेल्थ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर नेमीचंद पूनिया जी। पूनिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टीवी। नमस्कार। पूनिया साहब काफ़ी फेमस हैं, इनके हाथ में कहते हैं कि जादू है और ये अपने न्यूरो सर्जरी के मास्टर माने जाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे बहुत सारी बातें इनके निजी जीवन की और इनके प्रोफेशनल जीवन की। डॉक्टर साहब, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप एक किसान परिवार से आते हैं, फिर मेडिकल प्रोफेशन में कैसे आ गए? आपकी शुरुआत कैसे हुई? परिवार में किसने बूस्ट किया कि डॉक्टर बनना चाहिए और इस फील्ड में जाके सेवा करनी चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि किसान परिवार से हैं और ये है, तो किसानों का सबसे पहला होता है कि सेवा करना तो शुरू से ही सीखा हुआ है। अब वो मेडिकल में सेवा करना है ये पहले से पता नहीं था। तो जैसे ही सबसे पहले आप स्कूल में आए तो स्कूल में जैसे सब्जेक्ट अवेलेबल थे उनमें से पता लगा कि भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। एक मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो मेरे को भी लगा कि उनके पास में तो मेरे पास में भी होना चाहिए। हमें तो ये भी पता नहीं था कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद में डॉक्टर ही बनते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद में उस वक्त जो पीएमटी होती थी वो फर्स्ट ईयर के बाद में होती थी। उस वक्त ये +2 नहीं था। महाराजा से फर्स्ट ईयर करा, स्कूलिंग लक्ष्मणगढ़ बगड़िया बाल विद्या निकेतन के हॉस्टल से करके, और महाराजा से फर्स्ट ईयर करा तो फर्स्ट ईयर में पता लगा कि कोई पीएमटी भी एग्ज़ाम होती है। हालांकि देने वाले लोग कौन होते हैं पता नहीं, है ना, लेकिन लगा कि ये देनी चाहिए तो दे दी तो उसमें 40वीं रैंक आ गई। वहाँ से कहानी शुरू हुई कि भाई आप एक मेडिकल की। उसके बाद में समझ में आया कि मेडिकल क्या होती है, मेडिकल में क्या सेवा होती है और क्या। तो जब सेवा एक शब्द जो है शुरू से ही आपके बाल्यकाल से जुड़ा हुआ होता है तो उसी को ही आगे बढ़ाना था, तो उसको मेडिकल में बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब, गांव से निकला हुआ एक लड़का शहर में आके इतनी प्रसिद्धि पाई है आपने। एसएमएस हॉस्पिटल में मैंने भी देखा है आपको 15-20 साल पहले। आपके हाथ का जादू लोग मानते थे, एसएमएस में भी मानते थे, आज भी मानते हैं। कैसा लगता है कि गांव से निकला हुआ एक लड़का शेखावटी का, और आज एक अच्छी पोजीशन आपने बनाई, एक बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया, ये जर्नी के लिए क्या कहना चाहिए? कैसी फीलिंग आती है? वैसे आपको मैं बता दूं कि मैं गांव से निकला हुआ था और गांव में ही हूँ। मैंने तो कभी फील भी नहीं करा, कभी मैंने तो एसएमएस को भी गांव ही फील करा, और आज भी मैं तो गांव ही फील कर रहा हूँ। मेरी तो फीलिंग में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। लोगों में वो उनकी समझ है, लेकिन मेरी फीलिंग में मैंने कभी आई नेवर फाइंड एनी चेंज इन माय लाइफ। जैसे जो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, खेत में काम करते थे, चाहे आज यहाँ काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। काम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तरीका सेम है। आपको वर्क करने के लिए आपको डेडिकेटेड होके ही काम करना पड़ता है, कोई सा भी काम हो। उसके साथ में आपको मतलब हर काम की एक मतलब एक से एक जुड़ी हुई कड़ियाँ होती हैं। उस कड़ी के एक पार्ट बनना ही पड़ता है आपको। अगर आप उस कड़ी के पार्ट नहीं हो और बाहर रह के काम करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते। तो वैसी ही फीलिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है आज भी।
डॉक्टर साहब, आपने न्यूरो सर्जरी में बहुत कुछ किया। मैं जानना ही चाहूँगा दर्शकों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोग अलग अलग वीडियो चलाते हैं बिना एक्सपर्ट्स की सलाह के। आपकी न्यूरो सर्जरी की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को ध्यान रखनी चाहिए? ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्या रीजंस क्या होते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करके एक राइट ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए, वो आप बताएंगे? है ना, न्यूरो सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अपनी वर्किंग के साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। न्यूरो सर्जरी को यूँ समझने की कोशिश करें तो जितने भी काम ब्रेन या ब्रेन से संबंधित जितने भी स्पाइन और आपकी नसें और सारी वही काम करती हैं, जो सारा मतलब बेसिकली सारा कंट्रोल ब्रेन के पास और नसों के पास में है। दो तरह का कंट्रोल होता है, एक होता है सेंट्रल कंट्रोल, एक होता है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे मैंने अब ये समझ लो कि मैंने पेन को पकड़ा है, तो देखने पर तो पेन को पकड़ा है मेरे हाथ ने, काम किसने आया, लेकिन ये हाथ इस पेन को पकड़ने के लिए हाथ को बहुत सारी चीज़ों की कमांड की ज़रूरत पड़ी। ब्रेन ने सोचा कि मैं इस पेन को पकड़ूं, ब्रेन ने वहाँ से कमांड किया, आपके हाथ तक आया और आपके हाथ ने पकड़ा। इस सारी प्रक्रिया में सारा का सारा काम ब्रेन का था। लोकल कंट्रोल क्या है कि अंगुलियों ने इसको पकड़ा। अब कोई भी प्रकार से किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर इसके सेंट्रल में कहीं होगा, जैसे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई जहाँ से ये बात उत्पन्न होनी है कि भाई पेन को पकड़ना है, वहाँ अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका हाथ बिल्कुल अच्छा है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। आप चाहते हो, आपको दूसरा आदमी कह रहा है कि पेन पकड़ो, लेकिन पेन पकड़ो कहाँ से, वहाँ से आपका स्टिमुलेशन ही नहीं आ रहा, कोई इसको कमांड ही नहीं दे रहा, तो मसल्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आप नहीं पकड़ सकते। तो ये एक्चुअली तो न्यूरो सर्जरी इस तरह की प्रॉब्लम में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें न्यूरो सर्जरी काम आती है। इस तरह की प्रॉब्लम में अगर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं आती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो न्यूरो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इस सेंट्रल को, इस जैसे लोकल चीज़ों के अलावा जितने काम हैं वो सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हैं। और मतलब न्यूरोलॉजी समझ लिए चाहे न्यूरो सर्जरी समझ लीजिए, उसी का ही काम है। डॉक्टर साहब, किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपके फील्ड में ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिलते हैं? जैसे लिखने वाला मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैं बोलने का आपको कहूँ, मैं आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है जी, तो मैंने आपको जैसे ही पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम प्रवीण है, तो मैंने आपको पूरा ही न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। कैसे किया? मैंने आपसे पूछा तो आपके कानों ने सुना, उसको कान से कान की नस ब्रेन में गई, जाके उसने ब्रेन में इस बात को एनालाइज किया कि मैंने क्या पूछा। वहाँ से आपके स्टोर हाउस, ब्रेन के स्टोर हाउस में जाके उसने वो उठाया कि मेरा नाम प्रवीण है, और आपकी टंग तक वो बात पहुँची, तो एक सर्किट पूरा हुआ। इस सर्किट में कहीं भी तो मैंने आपको पूछा और आपने एकदम से बता दिया। अब मैं फाइन उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या करता हूँ कि आपकी बोलने की आर्टिकुलेशन, बोलने का तरीका क्या था, आपने यही नाम आप बताते प्रवीण, यही नाम आपने बता दिया प्रवीण, यही नाम बता दिया आप प्रवीण, मतलब तो इससे मैं ये अंदाज़ लगा लूँगा कि आपकी किस जगह प्रॉब्लम है। मतलब क्योंकि जो भी काम है वो हर ब्रेन का हर कंपोनेंट करता है। मुझे पेशेंट को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पहले मैं उसको देख के उसकी चाल से, उसकी बोलने के तरीके से मैं उसको ये आइडेंटिफाई कर लूँगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है और किस जगह है। समझ गए? तो अगर जैसे किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं पूछूंगा, वो कुछ बताएगा ही नहीं, है ना। उसकी कान बिल्कुल से ठीक है, लोकल कंट्रोल ठीक है, लेकिन उसकी नस में प्रॉब्लम है तो भी वो कुछ नहीं बताएगा। मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो होगा। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं, इसमें फिर अपन कोज ढूंढते हैं कि कोज कहाँ है और कोज क्या है। जैसे कोज कहाँ का मतलब नस में कोई डैमेज हुई है, ब्लड की सप्लाई गई है, या नस को कोई ट्यूमर ने दबा रखा है, तो ट्यूमर ने दबा रखा है तो मेरे को सर्जरी करके हटाना है उसको। उस नस को किसी उसकी ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम है तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए मेरे को दवाइयाँ देनी हैं। और
उस फिर जिस एरिया में जो प्रॉब्लम है उसको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं उनको वैस्कुलर बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनको हम न्यूप्लास्टिक बोलते हैं। तो जिस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उस तरह का ही उसका निदान है। तो पेशेंट्स हमारे पास में इस तरह की ही प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। या तो पहला तो आदमी आता है कोई ट्रॉमा के साथ में, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, अब इसको ये प्रॉब्लम है, चोट लग गई तो ये है कि भाई अब इसके ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, करके आते हैं तो उनका ट्रीट होता है। या यही आते हैं बोलने में दिक्कत है, याद नहीं रहता, दिखने में दिक्कत है, दिखना आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन वो कहता मेरे को नहीं दिख रहा, क्योंकि नाक की नस के ऊपर, तो नस पर क्या प्रॉब्लम होगी, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसकी नस में क्या प्रॉब्लम हो गई, कि कोई ट्यूमर हो गया, नस सूख गई, या कोई नस को जहाँ से इंटरप्रीट करना है वो ब्रेन का कोई पार्ट में प्रॉब्लम हो गई। तो उसी को ही हम पहले कोज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद में ट्रीट करते हैं, दोनों काम साथ साथ करते हैं। मतलब राइट डायग्नोस करते हुए आप उसके ट्रीटमेंट तक चले जाते हैं। कारण को जान के ही निराकरण कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी सर्जरी की हैं, कोई ऐसी यादगार सर्जरी जो आपको लगा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सक्सेसफुली आपने, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से हज़ारों सर्जरी की हैं, तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे जो जीवन भर याद रहेगा कि वो सर्जरी तो अलग ही थी? बहुत सारी बार लोग भी पूछते हैं, जैसे कोई भी आदमी पूछता है कि भाई ये सर्जरी कर रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या, तो मेरा यही रहता है कि कॉम्प्लिकेशन है क्या की बात ही नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो सब जुड़े हुए ही हैं। कोई खतरा है क्या, मैं कहता हूँ कोई खतरा नहीं है क्या, मैं तो ना कर ही सकता नहीं। जैसे आपने अभी कहा ना कि कोई यादगार, तो यादगार क्या, जैसे आप सिंपल आदमी की लाइफ के हिसाब से सोचो कि आप साइकिल चला रहे हो, अगर प्रॉब्लम होनी हो तो साइकिल पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप हवाई जहाज चलाओगे तो भी नहीं होगी, और होनी तो इस वजह से कोई भी ऐसी कोई सी सर्जरी मतलब वो यादगार वाली बात नहीं है। ऐसी कोई सी भी सर्जरी ये नहीं है जो मुझे याद नहीं है। टचवुड मेरे को अभी आप पूछने लगोगे तो मैं तो मतलब ऐसा एक एक मतलब आदमी को मैं अभी बहुत बार यही कहता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ कोई बैठा होता है तो मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये आदमी देख रहे हो ये कैसा लग रहा है, और ये कितने दिनों तक मेरे पास में बेहोश रहा, और कितनी सर्जरी करी, किसी आदमी की 5 6 बार सर्जरी करके किसी कि अब जाके खड़ा करा उसको। किन किन सर्जरी को आपको गिनाऊँ, सारी ही मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इंसान को जिसको प्रॉब्लम है, चाहे उसको मेरी नज़र में छोटी प्रॉब्लम होगी लेकिन उसकी नज़र में तो वो घनी बड़ी है। हम लोग सर्जरी की बड़ी और छोटी समझते हैं कि जैसे इसमें मेरे को 6 घंटे लगेंगे इसलिए मेरे लिए बड़ी सर्जरी है, इसमें मेरे को केवल घंटा भर लगेगा इसलिए मेरे लिए छोटी है। लेकिन आदमी जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए तो, उसकी लाइफ के लिए तो वो हर ही चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इतना आप दे रहे हैं, सालों से डेडिकेटेडली इतने समर्पित होकर इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं, बहुत कुछ आपने पाया है अपने जीवन में, आगे के लिए क्या सोचते हैं, मतलब क्या मुकाम और हासिल करने बाकी हैं या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। अब ये ऐसे तो देखा जाए तो कोई ना तो कोई ऐसा लग रहा कि कोई मुकाम हासिल किया, एक जुनून है जो कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसको ही स्वस्थ रहते हुए आगे तक करते रहे हैं। जितना मैक्सिमम लोगों की मदद हो सकती है अपने आप से वो कर रहे हैं और करते रहे हैं। जितने दिनों अपना स्वास्थ्य ठीक है, अपन किसी दूसरे को कुछ मदद कर सकते हैं, तो यही अभी तक ऐसा कोई किसी भी तरह से ना जो आज जो भाई अपन सोचें कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है ये है, ना पहले कभी सोचा था और ना आज कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है कि ले भाई अपन ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब सर्विस छोड़ी थी है ना, उस दिन मेरे को और नहीं उसके महीना भर बाद में राजस्थान पत्रिका से टेलीफोन आया था कि आप इसलिए नौकरी छोड़ रहे हो कि नौकरी में सैलरी कम दे रही है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, ना तो सैलरी का मेरे को पहले पता था और ना मेरे को सैलरी का आज पता, ना मैंने दोनों टाइम रोटी पहले खाई और ना मैं आज खा रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा, और ना मेरे को कोई कह दे कि भाई किसी भी प्रकार का शौकीन भाई, अरे भाई कोई शराब पीते हैं, कोई पान खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, यहाँ तो किसी भी तरह का एक चाय पीने के अलावा और किसी तरह का कोई ऐसा ना तो कोई मन में विचार और ना किसी चीज़ की इच्छा। मतलब हकीकत में सोचा जाए तो हमारे से बड़ा कोई साधु नहीं हो सकता। मतलब इन रियल वर्ड्स तो हम सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठते हैं ना तब से काम करने लगते हैं, रात तक थक के और सो जाते हैं,
और कोई विचार ही नहीं आता। ये दुनिया बन गई है, लेकिन ये दुनिया में आप सेवा कर पा रहे हैं, ये बढ़िया चीज़ है डॉक्टर साहब, क्योंकि यही एक इच्छा है, यही इच्छा है कि इसी तरह से ही करते रहे, इसी तरह से ही करते रहे, बिल्कुल बिना कोई मतलब आपका स्वास्थ्य आपको सपोर्ट करता रहे और आप लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करते रहो। और जिस हर दिन ये रहती है कि आज मेरे से कोई ना कोई अच्छा काम हो, ये डेफिनेटली मन में रहती है कि भाई आज कोई अच्छा काम हो। अच्छा काम कौन सा होता है? आदमी आके कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तो मेरी तो थकान पूरी हो जाती है। उसका एक वर्ड मैं ठीक हूँ, ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। डॉक्टर साहब मैं पर्सनली भी मैंने देखा है, और डॉक्टर साहब की एक खास बात ये भी है कि 5 साल बाद भी कोई अगर पेशेंट इनको अगर केवल आवाज़ भी सुनाई दे जाए या नाम सुनाई दे जाए, पता चले, तो ये बता देते हैं कि आपका क्या ट्रीटमेंट 5 साल पहले किया था, 4 साल पहले किया था। तो आप ब्रेन पे या नसों पे, दिमाग की नसों पे कंट्रोल पे तो वैसे ही काम करते हैं। आपका कंट्रोल बहुत साउंड है सर, जितना मैंने देखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप एक्चुअली ये कुछ कोई कंट्रोल साउंड नहीं है, ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन का बात है। भाई आपके पास में मल्टीपल काम है, आप लोग हैं तो दिन में मल्टीपल काम करते हो, यहाँ तो एक ही काम करते हैं, और उसको ही सुव्यवस्थित से तरीके से खोपड़ी में पड़ा होता है तो ये पता लग जाता है कि हाँ ये इसका क्या करा था, क्या नहीं करा था। तसल्ली से 2 मिनट सोचेंगे तो सब याद आ जाएगा उसका, क्योंकि मल्टीपल तरीके के कोई काम नहीं है ना। हम लोगों को तो केवल एक ये है पेशेंट से जुड़ा हुआ काम बस। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिकल का खास बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास में 2 पार्टियां आती हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। हमारे यहाँ तो एक पार्टी होती है बीमारी, और एक पार्टी होती है मैं। तो मैं और उसका रिश्तेदार पेशेंट का, दोनों हम एक पार्टी में होते हैं। हम दोनों चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो, और बीमारी हमारे सामने होती है बीमारी। तो हम कभी किसी आदमी से तो हमारा कोई क्लेश ही नहीं। इसलिए ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन होने की या ब्रेन में कोई थॉट आपका इधर उधर का थॉट है, इस तरह की कोई बात ही नहीं। तो अगर डिस्ट्रैक्शन कम है तो आपकी अपने आप रिटेनिंग पावर बढ़ती है, आप रिटेन करते हो, आपको वो अपने आप ही रहती हैं स्टोर हाउस में, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो पड़ी रहती हैं। मतलब ये भी एक मैसेज है कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम जीवन में रखा जाए। डिस्ट्रैक्शन जितना होगा, जितना आप अपन जो होंगे मल्टीटास्किंग होंगे अपन, उतनी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी, है ना। परफॉर्मेंस उतनी ही हम कम दे पाते। सर आपके पास जगह जगह से, देश भर से लोग आते हैं चेकअप कराने, ट्रीटमेंट कराने, राजस्थान से भी आते हैं। उनके लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप, एक फाइनल मैसेज अपने पेशेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके ट्रीटमेंट के फ़ैन हैं या आपको उसके लिए चाहते हैं बहुत ज़्यादा? भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई मादक पदार्थों का ध्यान रखें। मादक पदार्थों में मतलब आदि जो प्रॉब्लम है ना, वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो सब लोग अपना कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइजेज भी करें, अपना मॉर्निंग इवनिंग की थोड़ी सी वॉक भी करें, और अपना स्वस्थ रहें, टाइम से अपना काम करें। क्योंकि जीवन में बहुत बार मेरे को बहुत बार लोग कहते हैं कि आपने जीवन में क्या मतलब आपकी भी कोई लाइफ है क्या? मेरे को बहुत बार कहते हैं ना, आपकी भी कोई लाइफ है क्या? तो मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ मेरी क्यों नहीं लाइफ है भाई, कि सारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप ये लगे पड़े हो। तो मैंने कहा क्यों ये लाइफ नहीं है भाई? इसमें कितना आदमी के साथ में एंजॉय होता। तो भाई जो थॉट है वो ये है कि भाई कहीं घूमो फिरो, तो वही थोड़ी ना, वो भी एक प्रकार का वो है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बट नॉट एंटायरली लाइफ। आदमी बहुत सारे लोग मेरे को ये वाली बात तो रोज ही कोई ना कोई कह जाता है कि आपकी भी कोई लाइफ है क्या? तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी लाइफ नहीं, मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मतलब मेरे काम से और मेरे प्रोफेशन से, और मेरे तो पेशेंट से मिलता हूँ ना, तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है भाई, ये लाइफ ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नेमीचंद पूनिया जी, और हमने आपको बताया था कि इनके हाथ में जादू है। न्यूरो सर्जन हैं, बहुत ही फेमस। इनके हाथ के जादू का असर जिसने भी देखा है वो उनका कायल हुए बिना नहीं रहा है। हम लोग ऐसे डॉक्टर से आपका परिचय करवाते रहेंगे, उनसे रूबरू करवाते हुए ऐसी ही जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें या जो मेडिकल साइंस में चीज़ें हैं उनसे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे डॉक्टर्स से, उनके अनुभव से आपको लाभ मिल सके। बिना मतलब आप किसी क्वैक, किसी
क्वैक फार्मेसी के चक्कर में, किसी और ऐसी गलत राय के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जब एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स बैठे हैं तो हम लोग उनकी राय से करें, उनकी राय जाके मिलें, उनसे लें, ताकि हम लोग मेडिकल साइंस को प्रॉपर एक फॉर्मेट में ला सकें। हम लोग लगातार ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। हेल्थ टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।